नमस्कार। आप सभी का आज की डे 5 की क्लास में सबका स्वागत है। तो आई होप आपने वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो आज हम डे 5 को लेकर आ रहे हैं। तो अलका मैम और मैं हम दोनों रिट्रीट पे गए हुए थे अपने गुरुजी के साथ। तो ऋषिकेश में हमने बहुत अच्छा समय बिताया और नीलकंठ जी के भी दर्शन किए। तो आज हम वापस आ गए हैं और अब अलका जी क्लास आज डे 5 की लेंगी। तो अलका जी, यू कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू सो मच। जय गणपति की सबको। और आज अपना क्लास शायद 5th क्लास है, 5th डे है। और मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों ने जो अपन ने 4 क्लासेस में पढ़ा है, कुछ सीखा है, एंजॉय किया है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि अपन ने कुछ सीखा। बताइए। अपनी 4 क्लासेस हो गई है और 2 क्लासेस में तो जो मैंने जनरल पढ़ाया था, उसके बाद में हम क्या सीख पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं इस क्लास को? क्योंकि मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मुझे तो एक गैप पड़ गया तो, जबकि मैं रिट्रीट पे थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए। बहुत अच्छा मैम, लग रहा आप तो पढ़ा रही थी, मैंने आपको थोड़ा सा मिस किया। मैं हरिद्वार में थी और अच्छा। फोटो देखा तो मैंने कहा बहुत मिस हुआ है अच्छा। हरिद्वार और ऋषिकेश। तो आपकी जो 2 क्लासेस थी वो मेरी मिस हुई हैं अच्छा। एक्चुअल में। अच्छा, एक कोशिश मिनट। की कौन मैंने कौन ट्रैवलिंग। बोल रहे हैं? प्लीज बता दीजिए अपना नाम। मैं विनीता, डॉक्टर अच्छा अच्छा, विनीता। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो बताइए। मैं कोशिश कर रही थी कि ट्रैवलिंग में कार में सुन रही थी, लेकिन लिखना मतलब इतना डिस्टरबेंस भी था। हाँ। कोशिश कर रही थी उसको। तो मैं अब टाइम नहीं मिला है मेरे को। नेक्स्ट वीक फिर बैठ के आपके सारे वीडियोस देखूंगी। बिल्कुल, वीडियो देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए, है ना? अभी भी दिल्ली में हूँ मैं, हाँ अपने ठीक घर है। नहीं हूँ, अच्छा इस ठीक है। होटल में कोई हूँ। भी फिर भी कहीं भी अटक रहे हैं, वीडियो सुनिए। कहीं बिल्कुल भी अटक बिल्कुल। रहे हैं, आप क्वेश्चन करिए। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, बस, है ना? तो आप लोग क्वेश्चन करिए, पूछिए, मैं बताने को तैयार हूँ। ठीक है? जी मैम। चलिए। हाँ, तो जी आज अपन तेजेंद्र जी, अंका जी नमस्कार। नमस्कार पालीवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। तो सर तेजेंद्र नमस्कार जी सर। नमस्कार और सर। अंका जी, आपका साथ नहीं मिल पाया मुझे, हाँ। लेकिन शायद प्रभु की इच्छा थी कि 2 ज्योतिर्लिंग जाने का। आपका उधर जाना हुआ, मेरा बस ज्योतिर्लिंग का वही हुआ। है, तो वही। मैं उज्जैन और ओंकारेश्वर उसी टाइम पर था, हाँ, उसी टाइम। इस वजह से मैं ऋषिकेश नहीं, अच्छा। पहुंच पाया। अच्छा, वो भी चीज अच्छी है। सब तो अपनी अपनी यह है जगह कि है। आपके साथ ग्वालियर का तो एक बहुत अपना हाँ। अनुभव है ही है। वो तो है ही, ग्वालियर का तो है ही अनुभव। तो और आप भी चलिए अब महाकाल के भस्म आरती अटेंड करना बहुत बड़ी बात और होती है। ये भी बहुत एक। यस, महाकाल की, और नो डाउट मैं तो यही कहूंगा इस ग्रुप में जो लोग नहीं अभी तक गए हों, तो एक बार मौका जरूर जरूर। हाँ, आ, जरूर जाना चाहिए। प्रयास करें कि भस्म आरती महाकाल की जरूर देखें। उसका आनंद ही अपना अलग है। बिल्कुल। उसका एक अलग ही आनंद है ना? तो चलिए, आज क्लास ठीक। शुरू करते हैं। ओके मैम, ओके मैम। हाँ, चलिए। अब अपन आज योगिनी दशा पढ़ेंगे। योगिनी दशा क्या है? आप लोग ने सुना होगा 8 योगिनी होती है ना? शिव जी ने पार्वती जी को ज्ञान दिया था 8 योगिनियों के बारे में। ये 8 योगिनियों के नाम पे ही ये योगिनी दशा बनी है। अब योगिनी दशा, देखिए, दशाएं तो बहुत होती है, लेकिन हम जब लगाते हैं विंशोत्तरी दशा के साथ, हम योगिनी दशा भी लगा लेते हैं। योगिनी दशा लगाने की जरूरत हमें क्यों पड़ जाती है? ये भी एक नक्षत्र दशा है। और योगिनी दशा क्यों? मान लीजिए कभी हमने सारी प्रिडिक्शन कर ली है, ये देख लिया कि कुंडली में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, सब विंशोत्तरी दशा हमें ये बता रही है कि अच्छा शुभ फल देने हैं, ट्रांजिट भी बता रहा है कि शुभ फल देने हैं, लेकिन हम अटक गए हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये बंदे को ये फल क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस समय हम, जैसे वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, उस समय हम योगिनी दशा लगा सकते हैं। योगिनी दशाएं 8 होती हैं और ये इसमें केतु को शामिल नहीं करते। बाकी सारे प्लैनेट की होती है, लेकिन केतु को शामिल नहीं करते अपन योगिनी दशा में। और ये टोटल 36 इयर्स की होती है।
अब फर्स्ट 36 ईयर्स में ये पूरी हो जाती है, उसके बाद सेकंड 36 ईयर, ऐसे करके ये 3 बार, दो बार या 3 बार लाइफ में आ सकती है ना। अब इनके जो कुछ इनके नाम है, जो इनका सीक्वेंस है, उसी हिसाब से ये एक एक साल बढ़ता जाता है। सबसे पहली जो योगिनी दशा है वो होती है मंगला, और मंगला का स्वामी चंद्रमा है, और ये 1 वर्ष की होती है। पहले मैं आपको कैलकुलेट करना बता देती हूँ, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। ये 8 योगिनियों को अपन 27 नक्षत्रों में डिवाइड करना होता है। अब 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। इसीलिए अपन योगिनी दशा निकालने के लिए अपना जन्म नक्षत्र लेते हैं, उसमें +3 करते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं। अब मान लीजिए नीना जी, आप बताइए आपका जन्म नक्षत्र क्या है? मघा है मैम। मघा। मघा कौन से नंबर का है? 10th। उसको 3 से डिवाइड करिए, 3 प्लस करिए, 3 प्लस करिए 13 हो गए। 13, और 13 में से आप 8 से डिवाइड कर देंगे 13, ठीक है, आ जाएगा 5 रिमाइंडर होगा। 5 रिमाइंडर होएगा। जो हमारा रिमाइंडर होता है वही योगिनी दशा हमें मिलती है। मान लीजिए 8 से कम है तो अपन डिवाइड करेंगे ही नहीं, है ना। और अगर 8 से ज्यादा है तो अपन 8 से डिवाइड करेंगे, और मतलब नक्षत्र का कौन सा नक्षत्र है, वो अश्वनी से लेके रेवती तक कौन सा बीच में नंबर, कौन सा नक्षत्र का नक्षत्र याद जरूर कर लीजिए। जो मैंने एक चार्ट भेजा है वो चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि नक्षत्र दशा में हर जगह बहुत यूज होते हैं। नवांश में, दशा में एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। हाँ जी, नहीं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले नक्षत्र आए थे, है ना। तो नक्षत्रों को याद कर लीजिए। 27 नक्षत्र जो हैं, 3-3 नक्षत्रों का एक स्वामी होता है। जो चार्ट भेजा है, क्योंकि नक्षत्र से ये पंचरण निकालते हैं, नक्षत्र से ही कैसे राशि बनती है ये बताते हैं। हर जगह नक्षत्रों का बहुत प्रयोग होता है। अब ऐसे ही करके योगिनी दशा हम कैलकुलेट करेंगे कि जन्म के समय हमें योगिनी दशा कौन सी मिली, और वो चंद्रमा की डिग्री से हम वैसे ही जैसे विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। वो एक कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन ये आप जो कर रहे हैं अपने जन्म नक्षत्र से कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए और किसका? विनीता जी, आप अपना जन्म नक्षत्र बताइए और मुझे बताइए। मैम मेरा तो टाइम ही नहीं पता, इसलिए मेरे को अपना टाइम ही नहीं पता एक्चुअली। पर मेरा बेटे का है मगा, जैसे बोला है मगा ही है उनका। मघा अपन ने निकाल लिया है ना। हाँ, मघा का निकाल लिया। अब और कोई नक्षत्र होगा उसका निकालेंगे। और बड़े वाला का पुनर्वसु है। हाँ, तो पुनर्वसु आप खुद कैलकुलेट करिए कि पुनर्वसु कौन से नंबर का है। मैम मुझे तो ये याद नहीं। पुनर्वसु ये याद करना पड़ेगा मैम। 7th है पुनर्वसु। 7 में +3 करेंगे, 10 आएगा। उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। अब आप लोग को ये तो कैलकुलेट करना बता दिया। अब आप लोगों में योगिनी दशाएं बता रही हूँ, तो आपको मतलब पता ये 2 मैम, ये 2 का कैसे लेंगे हम इसको? हाँ, वो बता रही हूँ, अब बता रही हूँ। अब आपने सीख लिया ना कैलकुलेट करना, अब आगे अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली दशा होती है मंगला। मंगला का स्वामी चंद्रमा, और मंगला 1 वर्ष की होती है। जो पहली है वो 1 वर्ष की, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और ईयर बढ़ते जाएंगे उनका टोटल करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो पहली दशा हो गई मंगला। मंगला का स्वामी है चंद्रमा, और मंगला 1 वर्ष की होती है। इसके बाद सेकंड दशा होती है पिंगला। पिंगला के स्वामी सूर्य हैं, और ये 2 वर्ष की होती है। विनीता जी, आपने जो कहा कि 2 वर्ष हुए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आपको समझा रही हूँ। अगर 2 रिमाइंडर बचा है तो जन्म के समय
जिसका पुनर्वसु नक्षत्र था उसको पिंगला की दशा मिलेगी। अच्छा, ओके। ये आपको और पहले मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया, हाँ उसके हाँ, बाद में मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सी दशा मिलेगी, है ना, ऐसे। हाँ। अब पहली मंगला, सेकंड पिंगला, पिंगला का स्वामी सूर्य है, थर्ड होती है धान्या, थर्ड होती है धान्या, हाँ पिंगला 2 साल की होती है, तीसरी आ गई धान्या, धान्या के स्वामी बृहस्पति देव हैं और ये 3 साल की होती है। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इसको याद करना भी बहुत इजी है क्योंकि जो जो इसका नंबर है उतने ही साल है। तो मंगला, पिंगला, मंगला का स्वामी चंद्रमा, पिंगला का स्वामी सूर्य, धान्या के स्वामी बृहस्पति देव। इसके बाद आती है भ्रामरी, भ्रामरी के स्वामी मंगल है और ये 4 नंबर की है, इसीलिए 4 वर्ष की हो जाती है। भ्रामरी के बाद आती है भद्रिका, भद्रिका कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है और 5वां नंबर है इसीलिए 5 वर्ष की होती है और इनके स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। ठीक है, 5 नंबर तक आ गए अपन। 6 होती है उल्का, उल्का के स्वामी शनि है और ये 6 वर्ष की होती है। 7th होती है सिद्धा, सिद्धा के स्वामी शुक्रदेव है। देखिए नाम से भी पता चलता है ना, कि कौन सी दशा का उल्का सिद्धा, सिद्धा का स्वामी शुक्रदेव है और ये 7वीं दशा है इसीलिए 7 साल की होती है। और 8th लास्ट वाली है संकटा, संकटा के स्वामी राहु हैं और ये 8 वर्ष की होती है। तो इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो 36 इयर्स आ जाते हैं और कैलकुलेशन इसकी बहुत इजी है। बस वही जो मैंने बताया, जन्म नक्षत्र को देखिए कौन से नंबर का, उसमें +3 करिए, 8 से डिवाइड करिए, जितना रिमाइंडर आएगा वो दशा आपको जन्म के समय मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया? मैम जिसका 0 है, पहली जिसका दशा आंसर 0 कैसे होगा? +3 कर ले। नहीं, मृगश इफ यू टेक मृगशीर्ष नक्षत्र 5 है, 5 है, 3 है, डिवाइड बाय 8, 0। 0 तो 8 अपन 8 मानेंगे ना उसको, मृगशिरा के माने उसको ये मानेंगे ना कि मृगशिरा नक्षत्र है। आपने 5 किया तो उसको कौन सी दशा मिलेगी? नो 5 3 8 0 हो जाएगा ना मैम। हाँ 0 हो जाएगा तो 8 ही मानेंगे ना अपन। तब अपने को काउंट 5 तक अपने को काउंटिंग की जरूरत ही नहीं है ना। 0 का कोई दशा नहीं है। नहीं दशा क्यों नहीं है, दशा क्यों नहीं है? आप समझ नहीं पा रहे, देखिए मैं भी समझाती हूँ आपको, भी समझाती हूँ। अच्छा, नहीं, you 8 take तक डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है ना, 8 जरूरत तक। हाँ। तो मैं समझा रही हूँ आपको। Okay, मान okay. लीजिए अश्वनी नक्षत्र है ना, नंबर 1 1 आ गया, उसमें 3 प्लस किया, अब आप क्या करेंगे बताइए? 1 + 3 4 4 एंड डिवाइड बाय 8 हाँ से नहीं हो रहा है, उसको 4 ही रखते हैं। बस ऐसे ही आपको करना। 8 आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को मानेंगे, संकटा योगिनी दशा मिल जाएगी उसको 8 1। ओके ओके ठीक है, ओके, means that even if it is comes 0 also 8 है and हाँ, 8 क्योंकि 0 तो कुछ 0 कोई दशा है नहीं ना, 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन। तो ओके अगर 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगी, वो फिर पहली हो जाएगी, मंगला आ जाएगी, है ना। राइट। ठीक है, ये एक चार्ट है, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी, जो आप लोग एक कितने डिग्री का है चंद्रमा, उससे आप लोग कनेक्ट करके बता सकते हैं, है ना। एक चार्ट भी बड़ा अच्छा बोला, अगर हम पहले लेंगे अश्विनी 1 + 3 4 हुआ, अगर हम पहले ले रहे स्टार्टिंग और 4 को डिवाइड किया हमने 8 से। हाँ नहीं, डिवाइड नहीं करना है उसको, नहीं करना है उसको, 4 ही लेके चलना है बस 4 लेके होने। इतनी लंबी कैलकुलेशन में अपन नहीं जाना है कि अगर कि पॉइंट तक निकालेंगे। आप बताइए 8 को 4 से डिवाइड पॉइंट में आएगा ना, वो अपने कोई वो दशा नहीं है ना, अपनी दशा 1 से 8 तक की है जो शुरू हुई है ना, तो वो अपने को नहीं करना है। एक बहुत इजी सी कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ, उसको टफ में नहीं करना है अपने को, बहुत इजी कैलकुलेशन है।
अपना अपना नक्षत्र लगाइए और फिर अगर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें देखिए आपको वो क्या बचपन के समय, जन्म के समय वो दशा मिली थी। अब ये भी नक्षत्र दशा होती है, जो दशा नक्षत्र पे बेस्ड होती है, मैंने बताई वो नक्षत्र दशा जो राशि पे बेस्ड होती है वो राशि दशा होती है। ठीक है Ma'am, that means if it is more than 8, then only we have to divide it. हाँ, If it is less than 8, बिल्कुल we बिल्कुल take that number as the dasha. Yes, बिल्कुल ma'am. Thank you. इजी कैलकुलेशन है। अपन Yeah, उसको अपने yes, को उसको ma'am. वो पॉइंट तक नहीं जाना है क्योंकि Yeah, दशा को got it. पॉइंट तक Got नहीं है it. ना। Got it. ठीक है Got it. चलिए got अब it, अपन thank ने सबसे पहले जो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मंगला की दशा मैंने आपको बताया चंद्रमा इसका स्वामी होता है। और मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगल एक मंगल गौरी व्रत भी होता है, इसका पर्यायवाची पार्वती जी भी हैं, है ना। तो मंगला की दशा में क्या क्या हो सकता है? मंगल कार्य होंगे, अपन आध्यात्म से जुड़ेंगे। इसके जो है ये दशा शुभ होती है, कल्याणकारी होती है। और इसमें अपन क्या कर सकते हैं? मंगल कार्य, मान लीजिए किसी जातक की उम्र शादी के लायक है, मंगल कार्य किया तो शादी हो सकती है। मान लीजिए वो मिडिल एज में है तो बच्चे की शादी हो सकती है, यानी कि घर में मंगल कार्य हो सकते हैं। अपन आध्यात्म से जुड़ सकते हैं, निष्ठावान हो सकते हैं। एक अच्छी दशा कहलाती है मंगला की दशा। ठीक है इसके बाद जो पिंगला आती है, पिंगला का स्वामी सूर्य है। और आप लोगों को पता होगा कि एक पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी होती है ना, वो भी होती है। सूर्य की दशा जो होती, जो पिंगला की दशा होगी, ये इतनी अच्छी नहीं होती, अपने लिए कुछ परेशानियां लाती हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम्स हमेशा प्लेनेट से रिलेटेड ही आती हैं, हमेशा प्लेनेट से। तो अगर सूर्य की पिंगला सूर्य की है तो अपने को क्या हो सकता है? हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, मान सम्मान की हानि हो सकती है। इस तरह के ये अपने ऐसे ये दशा ये फल दे सकती है ना। इसके बाद होती है मंगला, पिंगला और धान्या। अब धान्या में जो धान्या के स्वामी है वो बृहस्पति देव है। और धान्या देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि धन धान्य की वृद्धि होगी, है ना, सब कुछ अच्छा होगा। संतान, धन, जिसके बृहस्पति देव कारक है वो सब कुछ आपको अपने को उस दशा में मिल सकता है। तीसरे नंबर की दशा है और 3 वर्ष की होती है। ठीक है धान्य हो गई। इसके बाद हो गई भ्रामरी। भ्रामरी यानी कि मंगल और भ्रामरी का इसका ये मंगल स्वामी होता है, भ्रामरी का अर्थ होता है घूमने वाला। जो इनके शाब्दिक अर्थ है वो बता रही हूँ, इधर उधर घूमना ये सब होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इंसान घूम रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह से निकलते हैं, बहुत जगह घूम के आए हैं और शाम को आके कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, सारा पूरे दिन की मेरी मेहनत बेकार चली गई। तो ये होता है उद्देश्यहीन घूमना। हम लोग बिना बात के घूम रहे हैं किसी काम से, भ्रामरी है। कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रांसफर हो गया, इधर से उधर जा रहे हैं, फिर ट्रांसफर हो गया। तो ये सब भ्रामरी जिनके स्वामी मंगल हैं, इसमें ये सब अपने को होता है। और सामाजिक स्थिति में हानि, है ना, और ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आती है भद्रिका। भद्रिका है 5th नंबर की है, तो 5 वर्ष इसकी होती है और बुध की दशा होती है। बुध की दशा है तो देखिए बुध के कारकत्व क्या है। मान लीजिए अगर किसी का व्यापार है, कम चल रहा है, वो चलने लगेगा। मान लीजिए भद्रिका की दशा आ गई और उसको कोई बिजनेस खोलना था, अभी तक नहीं खोल पा रहा था, वो खोल सकता है, वो है ना। भद्रिका उसके स्वामी बुध। और अपन इसको ऐसे करेंगे 5 वर्ष की। अच्छा होगा, बोली मिठास आ जाएगी, मैथ्स, व्यापार। बुध किन किन चीजों का कारक है, उनसे बस इसीलिए स्टार्टिंग में प्लेनेट और भाव बता दिए जाते हैं कि आप खुद कनेक्ट करेंगे और जैसे मैं बताती हूँ वो एकदम अपने दिमाग में बैठ जाए, हमें कहीं याद करना ना पड़े। क्योंकि हम लोग
एक हमें ये पता चल गया कि ये बुध है, इसके ये काम है, ये भाव है, इसके ये बुध के कारकत्व है, ये भाव के कारकत्व है, और हमने उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है सिद्धा, वो उल्का। उल्का के स्वामी शनि है और ये 6 नंबर की है, तो ये क्या है, शनि की 6 वर्ष की होगी। अब इसमें भी यही होगा कि देखिए शनि शोक के कारक है, कोई काम होना है उसको डिले होना, सम्मान की हानि, जॉब में चेंज होना, जॉब में डिमोशन वगैरह होना, इस टाइप के ये होंगे ये दशा। इसके बाद आती है सिद्धा। सिद्धा है शुक्र की, और सिद्धा का ये यानी कि इच्छाओं की पूर्ति ये। हाँ, और शनि जो ये उल्का जो है, इसका जो पर्यायवाची है, ये उल्का पिंड जो होते हैं ना, आकाश की आग और उल्का पिंड, ये इनके पर्यायवाची दिए गए। वैसे ये इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्वती जी को शिव जी ने इन दशाओं के, इन योगनियों के बारे में बताया था। कभी कोई पूजा होती है तो इन सब योगनियों के नाम लिए जाते हैं, हम लोग करते हैं जब, तो मैंने देखा है गुरुजी भी इनके नाम लेते हैं, है ना। तो ये योगनिया। इसके बाद अब ये सिद्धा आ गई, सिद्धा शुक्र की है, और शुक्र में सब अच्छा अच्छा होगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी, कोई शादी है तो वो हो सकती है क्योंकि शादी का जेंट्स में शादी का कारक है, कोई मकान बनाना है नहीं बन पा रहा है, अटका हुआ है, वो हो सकता है। और सब तरह से ये गाड़ी खरीदनी है उसका सोच रहे हैं, जबकि आजकल इतना सोचते नहीं है क्योंकि इजीली लोन अवेलेबल है। तो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्वेश्चन भी नहीं आते हैं इतने गाड़ी के, हम गाड़ी खरीदेंगे। मकान के भी बहुत कम हो गए हैं। आजकल जो आते हैं सबसे ज्यादा करियर और लव अफेयर, शादी, बस इसी से दुनिया दुखी है आजकल। इसके बाद संकटा राहु की है जो कष्टपूर्ण है। राहु भ्रमित करना, जैसे राहु की दशा होगी ऐसे ही संकटा में भी होगा, है ना। ये सब चीजें होती है। ये योगनी दशा है, सारी योगनी दशा है, और इनमें ऐसे ही हर एक में, जैसे मंगला में अंतरदशा आएगी मंगला की। अब आप देखिए जैसे अपन विंशोत्तरी दशा को देखते हैं, ऐसी इसमें भी देखते हैं कि मंगला अगर 1 साल की है तो मंगला में मंगला है, मंगला में पिंगला आई, उसको कैलकुलेट, एक बहुत अच्छा चार्ट है, सारा कैलकुलेट किया हुआ है। तो मंगला में पिंगला, पिंगला के जो अशुभ प्रभाव हैं लेकिन मंगला के जो शुभ प्रभाव हैं वो मिलके सम हो जाते हैं। ये बहुत छोटे छोटे पीरियड की हुई ना, मंगला में मंगला आएगी, फिर मंगला में पिंगला आएगी, ऐसे मंगला में धान्य आएगी, सीक्वेंस वही रहेगा इनका जो मैंने बताया। अब जब पिंगला की लेंगे तो पिंगला में पिंगला आएगी, पिंगला में धान्य आएगी, लेकिन सबसे लास्ट में पिंगला में मंगला आएगी। ऐसे करना है, मंगला पिंगला, पिंगला मंगला, ये। और जो मैंने आपको बता दिया कि इस दशा में ये होता है, वो आपको दशा और अंतर दशा में कनेक्ट करके अपने आप देखना है कि क्या हो सकता है इसमें। जितने दशा का पीरियड तो है, अंतर दशा का पीरियड कैसे है इसमें? हाँ, वो भी कैलकुलेट करना है, वो भी। अब देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, मैं तो बता देती लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। वो आपका सारा कैलकुलेट किया रहता है, उसमें ये रहता है जैसे आपका चंद्रमा की डिग्री है, कितना डिग्री चल गया है, कितना बच गया है, उसके हिसाब से आप 5 वर्ष की है तो 365 into 5 करेंगे। अगर मान लीजिए 5वीं दशा भद्रिका मिली है, इस तरह से आप करें। फिर चंद्रमा कितने दिन बचा है, जैसे विंशोत्तरी दशा को आप कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कितने दिन बचे हैं, कितने दिन रह गए, उसी तरह से आप दशा में अंतर दशा निकालें। कैलकुलेटिंग पार्ट है, इसमें समझने में टाइम लग जाएगा। सॉफ्टवेयर में सब दिया रहता है, कैलकुलेट करिए कौन सी दशा कितने दिन की होती है, और एक चार्ट है वो मैं भेज दूंगी आपको कि किस दशा में कितने दिन की अंतर दशा होती है। वो बहुत अच्छा चार्ट है, उसको देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे पूरा, है ना। और इसको कैलकुलेट भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं अपन, कितने दिन बचे, कितने डिग्री चंद्रमा चल चुका है, कितने दिन बचा, कितने रह गया है, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये करके आप फिर ये करेंगे कि मतलब ऐसे ही करना है। उल्का की दशा है, उल्का में उल्का आएगी, उल्का में सिद्धा आएगी,
उल्का में उल्का आएगी, उल्का में सिद्धा आएगी, उसके बाद जो उसके बाद आती है, फिर उल्का में संकटा आएगी, फिर उसके बाद उल्का में मंगला आएगी। सेम वैसे ही जैसे अपन विंशोत्तरी दशा को लेते हैं, उसी तरह से योगिनी दशा को लेते हैं। कई लोग योगिनी दशा से ही प्रिडिक्शन करते हैं, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं। और हमारे मेरे साथ की है कि वो कहती है जब तक मैं योगिनी दशा ना देखूं मैं प्रिडिक्शन नहीं करती, मैं योगिनी दशा विंशोत्तरी दशा को कनेक्ट करके ही प्रिडिक्शन करती। ऐसे भी हैं कई लोग। तो इम्पोर्टेंट है, अगर हम करेंगे, बस वही है स्पेशलाइजेशन। 36 ईयर्स की एक होती है, लेकिन सेकंड जब आएगी तो उसके रिजल्ट वो नहीं होंगे। अगर आपको योगिनी दशा में जाना है, उसके अपन पढ़ेंगे और सब कुछ समझते जाएंगे, जैसे जैसे अपन लगाते जाएंगे। अभी अपन को यही देखना है कि योगिनी दशा की कितनी होती हैं, कितने साल की होती है, और इनसे क्या प्रिडिक्ट करते हैं। ये आप लोग को सबको समझ आ गया। बताइए। मैम आ गया आ गया। टाइम दे रही हूँ आपको कैलकुलेट करना, आपको कैसे इनको याद करने का कुछ नहीं। जैसे जैसे मंगला पिंगला बढ़ते आएंगे, साल बढ़ते आएंगे, टोटल 36 ईयर्स की होती हैं। कैलकुलेट करना बहुत इजी है, कैलकुलेट करिए और उसके बाद आप अपने जन्म नक्षत्र से करिए, और वो भी बहुत इजी मेथड है ना। अपने अपने जन्म नक्षत्र से योगिनी दशा आप निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब आपको योगिनी दशा का समझ आ गया। इसके बाद अपन चलते हैं अंतरदशाओं पे। महादशा, विंशोत्तरी दशा और विंशोत्तरी दशा के अंदर अंतरदशा। देखिए, विंशोत्तरी दशा में आपको बता चुकी हूँ कि विंशोत्तरी दशा घटना का समय निर्धारण, विंशोत्तरी दशा जो अपन कैलकुलेट करते हैं, जिससे अपन प्रिडिक्शन करते हैं। योग है, जैसे मैं एक दिन बता रही थी, वो आज वो याद कर रही थी, पंखा है, उसका स्विच है, और मतलब पंखा है, लाइट है और स्विच है, तीनों ऐसी योग, दशा और गोचर। अब मान लीजिए आपने देख लिया कि योग है उसके कुंडली में, लेकिन दशा, हर प्लैनेट अपना शुभ अशुभ प्रभाव अपनी दशा अंतरदशा में ही देते हैं। तो अपने को दशा देखनी है और अंतरदशा देखनी है। दशा इतना इफेक्ट नहीं डालती क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है। अब मान लीजिए किसी की शनि की दशा आ गई तो वो 19 साल कष्ट थोड़ी भोगता रहेगा। शनि की दशा में कौन कौन सी दशाएं आएंगी ये अपन देखेंगे, और इससे अपन कैलकुलेट करेंगे कि शनि की दशा में क्या क्या होगा। योग है, दशा आ गई, हम घटना हमारे जीवन में कब घटित होगी ये हम दशा के द्वारा देखते हैं कि घटना हमारे जीवन में कब घटित होगी। मान लीजिए जो मैंने आपको बताया कि मतलब केंद्र में बैठे हैं शुक्र, माला भी योग है, जो पंच महापुरुष योग होते हैं, माला भी योग है, सब कुछ है। शुक्र की दशा आएगी ना, दशा भी तो मिलनी चाहिए। अब 20 साल की दशा आ गई, उसमें अंतर दशा अपन देखते जाएंगे, और उसके बाद में फिर एक लंबे पीरियड को अपन गोचर से कनेक्ट करके, ये दशा और गोचर को कनेक्ट करने का तरीका है कि दशा को अपन गोचर से कनेक्ट करेंगे और उसको बिल्कुल ये मान लेंगे कि ये काम इस समय होगा। ये देखते हैं अपन, है ना। ये एक एक इवेंट का अपन देखेंगे, जैसे विदेश यात्रा का योग है, ये इस समय अपन लगाएंगे कि कैसे दशा, अंतरदशा, और फिर अपन गोचर से कनेक्ट करेंगे। घटना होगी, अंतरदशा लंबा पीरियड है, घटना कब होगी उसको और शॉर्ट करने के लिए अपन ट्रांजिट से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर अपन को रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। विंशोत्तरी दशा का बता चुकी हूँ कि ऋषि पारशर जी द्वारा बनाई गई है। आधुनिक युग में इससे प्रिडिक्शन बहुत अच्छी होती है, और इसमें मेन ये होता है कि इसमें कोई रूल ऐसा नहीं है कि ये अगर ऐसा, जैसे अपन ने और दशाओं में पढ़ा है कि रात का जन्म हो, राहु लग्न से, लग्नेश से, त्रिकोण में हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये हर कुंडलियों पे लग जाती है। 9 के 9 प्लैनेट आते हैं इसमें, और आपको मैं पिछली बार बता चुकी हूँ कि हर प्लैनेट की दशा फिक्स होती है ना। कितने वर्ष जो होते हैं उनके फिक्स होते हैं, कौन कौन सी दशा कब आएगी, किसके बाद कौन सी आएगी, ये भी फिक्स है। इसके बाद हम दशा में 5 तरह की दशाओं को देखते हैं। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा,
सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। इवेंट के हिसाब से हम अंदर अंदर दशाओं में जाते जाते हैं। पहली दशा महादशा और अंतरदशा। पहली दशा उसी की आएगी, जैसे मान लीजिए अगर शुक्र की है तो शुक्र में शुक्र की ही अंतरदशा पहले आएगी। ये कौन सी दशा बताई थी मैंने? छिद्र दशा होती है। जो क्योंकि शुक्र, देखिए शुक्र क्या प्रभाव देगा, कम से कम कुछ तो चेंज होना चाहिए ना, कुछ तो, ये एक दूसरे बिल्कुल एक हो जाएंगे ना, पूरक हो जाएंगे। उसका नक्षत्र भी सेम है, उसकी डिग्री भी सेम है, उसका भाव भी सेम है, उसकी राशि भी जहां पड़ रही है वो भी सेम है। तो वो अपने, अगर योग कारक है तो वो योग कारक के भी रिजल्ट नहीं दे पाता। अगर कोई अशुभ प्लैनेट है तो वो भी कुछ समय के लिए डिले हो जाते हैं। ये मैंने आपको छिद्र दशा बता दी। आज अपन महादशा में अंतरदशा कैसे अपन देखेंगे वो बता रही हूँ। इसके भी कई रूल्स हैं जो अपन देखेंगे कि महादशा और अंतरदशा, है ना। अब एक तो मैंने बता दिया सिर्फ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राणदशा, है ना। प्रत्यंतर दशा, ये सूक्ष्म दशा, प्राणदशा, इसको अपन इवेंट के हिसाब से देखते हैं कि हमें कौन सा इवेंट है और हमें कौन सी दशा तक जाना है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा मेरा इंटरव्यू है, आप उससे टाइम पूछेंगे, क्योंकि प्राणदशा कुछ कुछ टाइम की भी होती है, पीरियड की भी होती है। तो आप पूछेंगे और उस प्राणदशा को देखेंगे कि वो क्या बता रही है, कितने, उस जिस समय उसका इंटरव्यू, उस समय की देखेंगे कि क्या वो अच्छा रिजल्ट दे रही है ना। तो अपन ऐसे ऐसे चलते आते हैं, लेकिन सीक्वेंस इनका यही रहता है। महादशा, अंतरदशा, पहली अंतरदशा उसी प्लैनेट की आएगी, फिर जो बताया शुक्र, शुक्र के बाद जो महादशा आती है वो ही अंतरदशा है। के शु आ, यानी शुक्र में शुक्र, शुक्र में सूर्य, शुक्र में चंद्रमा, लास्ट में जाके शुक्र में केतु। सीक्वेंस वही रहेगा, अंतरदशा का भी वही रहेगा, प्रत्यंतर दशा का भी वही रहेगा, सूक्ष्म दशा का भी वही रहेगा और प्राणदशा का भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ गया ना सबको? अब अपन महादशानाथ और अंतरदशानाथ की स्थिति देखेंगे कि क्या स्थिति है दोनों की, और उसके हिसाब से अपन अंतरदशा और प्रिडिक्ट करेंगे कि इस महादशा में ये अंतरदशा कैसा फल देगी। मान लीजिए महादशानाथ और अंतरदशानाथ शत्रु हैं दोनों, अच्छी नहीं जाएगी दशा, है ना, शत्रु है ना दोनों। इसके बाद मान लीजिए महादशानाथ और अंतरदशानाथ 6-8 में हो, हाँ ये चलो ये बाद में बताऊंगी। महादशानाथ और अंतरदशानाथ का परस्पर जैसे भाव, राशि परिवर्तन हुआ, ये कैसे होता है? मान लीजिए मंगल है, मंगल धनु राशि में बैठे हैं और बृहस्पति देव मेष राशि में बैठे, राशि परिवर्तन हो गया। एक राशि परिवर्तन होता है, एक नक्षत्र परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए इन दोनों का राशि परिवर्तन है। जब भी ये परिवर्तन योग होता है, नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। उस समय उन दोनों प्लैनेट की एनर्जी एक साथ फल देती है, यही होता है परिवर्तन, एक साथ फल देने लगती है, कनेक्ट हो जाती है दोनों की एनर्जी, है ना। तो ये हमेशा अच्छा होता है। तो ये देखेंगे कि क्या उन दोनों का राशि परिवर्तन है, जैसे मैंने बताया ये। इसके बाद ये देखेंगे क्या उन दोनों का दृष्टि संबंध है। अब दृष्टि संबंध कैसे हो सकता है? मान लीजिए मंगल है, वो लग्न में है, मंगल यहाँ है, शनि यहाँ है। आप लोग को दृष्टि मैंने शायद बताई भी थी कि विशेष दृष्टि इसीलिए बताई थी कि यहाँ पे मंगल आ गए, यहाँ शनि आ गए, तो देखिए मंगल 1 2 3 4 ये चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि अपनी दृष्टि 10वीं दृष्टि मंगल पे डाल रहे हैं। ये हो जाएगा, इनका कनेक्शन हो जाएगा कि ये दृष्टि संबंध हो जाएगा। ये होता है, ये भी अच्छा होता है ना।
इसके बाद एक दूसरे के साथ बैठे हो, युति हो, ये भी एक संबंध होता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम महादशा से अंतरदशा निकाल रहे हैं, हम उसको कहते हैं दशा लग्न। मान लीजिए हमारी मंगल की दशा महादशा है और हम उसको मंगल जिस भाव में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए मंगल तुला में बैठे हैं, हम तुला को लग्न बना लेंगे, 7 नंबर की लग्न बना लेंगे और उससे पूरा कनेक्ट करेंगे। ये होती है दशा लग्न या लग्न दशा। इससे महादशानाथ और अंतरदशानाथ को कनेक्ट करेंगे कि उन दोनों में क्या संबंध आ रहा है। अब मान लीजिए महादशानाथ का अंतरदशानाथ से केंद्र या त्रिकोण का संबंध है, 1 4 10 में है। अपन ने यहाँ पे मंगल, यहाँ तुला लग्न बना ली, यहाँ रख लिया और यहाँ से अंतरदशानाथ इन भाव में बैठा है, कुंडली में नहीं, दशा लग्न में। हमने प्लेनेट लिया है, मान लीजिए ये मंगल है और तुला में है, हमने 7 नंबर की बना ली और उससे देखेंगे कि जो अंतरदशानाथ है वो कहाँ बैठा है। उससे यहां से अगर केंद्र में बैठा है, केंद्र का संबंध है, केंद्र का संबंध अच्छा होता है, वो अच्छा जाएगा। अब मान लीजिए 6 8 12 का संबंध है दशा महादशानाथ और अंतरदशानाथ, तो वो क्या होगा, वो अच्छा नहीं जाएगा, है ना। 6 8 12 का संबंध हो जाता है। ये ऐसे ये लग्न दशा बना के और आप दशा में अंतरदशा को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये आपने एक तो ये देख लिया कि कौन से भाव में आ रहा है, इसमें अपन फिर ये भी देखेंगे, मान लीजिए 6ठे 8वें भाव में आ रहा है, महादशानाथ से अंतरदशानाथ 6वें भाव में आएगा, तो उधर से उसका महादशा और अंतरदशानाथ का षडाष्टक होता है ना, हमेशा एक तरफ से 6 आ रहा है तो दूसरी तरफ से 8वां आएगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं अगर योग कारक प्लैनेट उसमें है, मान लीजिए शुभ प्लैनेट है, तो 8वां भाव होता है हमेशा हर्डल्स का, रुकावट का, अचानक का। उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसके बाद 6ठा भी कनेक्ट हो रहा है, तो 6ठे भाव से रिलेटेड आपको अच्छे फल भी मिल सकते हैं कुछ प्रॉब्लम के बाद। अब मान लीजिए 6ठा भाव किस किस का है, रोग रिपु ऋण का है ना। 6ठे भाव में आपने देखा कि हाँ आपका कोई शत्रु है, जैसी वो उस दशा में अंतरदशा स्टार्ट हुई, आपका कोई शत्रु है, एकदम प्रबल रूप ले लेगा, बहुत ज्यादा परेशान करने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर वो शुभ ग्रह है, योग कारक है, धीरे धीरे वो क्या होगा, डाउन होता जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया है, अब लोन के लिए अप्लाई किया, आप लोग के साथ कई बार ऐसा होता है कि बैंक वालों ने रिजेक्ट कर दिया, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, कई अड़ंगे लगा दिए, आप वापिस आ गए और आपने कहा भी मेरा तो मकान बनना था, नहीं हो पा रहा। पहले हर्डल्स आ गए, लेकिन उसके बाद आपने एक नई एनर्जी के साथ पूरा उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स नए बनाए और मैम, हाँ जी, कैन आई लीव नाउ? हाँ जी, हाँ जय जी, श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण श्री, मैम। बिल्कुल बिल्कुल जाइए। जय गणेश एंड जय श्री कृष्ण। आई विल जॉइन फ्रॉम उडुपी। हाँ हाँ बिल्कुल करिए। Yadindra sir, I will meet you at Udupi. Okay, okay, ma'am. Thanks a All lot. the best. And it's Safe very journey. nice. Happy journey, safe journey. Okay, ma'am. Okay. Thank you very much. I'll meet on Thursday. बिल्कुल बिल्कुल थर्सडे को। Okay, okay, और ये ma'am. रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, है ना। Okay, okay. तो अब अपन ने ये देखा कि लोन अप्लाई किया और कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि 8वें भाव का काम ही है लाइफ में हर्डल्स, रुकावटें देना, कुछ सडनली देना, सडन एकदम हो जाता है जो भी, और उसके बाद में वो काम हो गया, यानी कि लोन हमने नई एनर्जी के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और हमने बैंक में सबमिट किए और हमारा काम हो गया। तो ऐसे अंतरदशानाथ और महादशानाथ को हम कनेक्ट करते जाएंगे दशा लग्न बनाएंगे। अब मान लीजिए दोनों प्लैनेट शुभ हैं, शुभ दशा अंतरदशा पूरी शुभ जाएगी, उसमें तो अपन कुछ सोचेंगे ही नहीं। योग कारक प्लैनेट है, वो भी दशा शुभ जाएगी।
अगर योग कारक प्लैनेट के साथ अंतर्दशा नाथ की युति है या दृष्टि संबंध है तो भी वो दशा शुभ हो जाएगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अशुभ प्लैनेट जो होते हैं वो भी योग कारक से संबंध बना के दशा शुभ फलदायी हो जाती है। क्रूर ग्रह अगर शुभ भाव से जुड़ गए तो वो भी हो जाएगा। अब उसके बाद ये होता है कि दो अंतर्दशाएं, अगर दो अंतर्दशाएं दोनों शुभ हैं तो पहली अंतर्दशा भी शुभ है और तीसरी भी शुभ है, उसके बीच में अगर कोई अशुभ अंतर्दशा भी पड़ जाती है तो दोनों शुभ दशाओं का उस पे इफेक्ट आ जाता है और वो भी अपने शुभ परिणामों को कम कर देती है। दोनों दशाएं अशुभ हैं, मान लीजिए दोनों तरफ प्लैनेट अशुभ हैं तो वो जो दोनों तरफ प्लैनेट शुभ आ जाते हैं तो अशुभ दशा को भी वो शुभ में परिवर्तित कर देते हैं क्योंकि दोनों साइड शुभ प्लैनेट आ जाते हैं, है ना। ऐसी अगर अशुभ प्लैनेट है तो वो भी उसको शुभ कर देंगे, दशा को वो भी अशुभ कर देंगे उस दशा को। ये मैं इसमें बोलने बड़ी कंफ्यूज होती हूँ, अशुभ शुभ में मेरे को बोलने में करूँ तो थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा। चार्ट होगा ना? नहीं, इसका चार्ट नहीं है, इसका चार्ट आप देखिए। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर आपको नोट्स तो आपको मिलेंगे ही कि दोनों शुभ दशाएं पहले जो मान लीजिए अंतर्दशा एक स्टार्ट हुई है उससे पहले जो दशा गई वो भी शुभ थी और उसके बाद में जो दशा आ रही है वो भी शुभ है, लेकिन बीच में अशुभ दशा आ रही है तो वो क्या होगी, वो शुभ कर देगी उस दशा को भी। अब मान लीजिए पहले जो दशा गई वो भी अशुभ थी, बाद में जो दशा आ रही है वो भी अशुभ है, तो जो बीच में अगर शुभ दशा भी आई है तो उसके परिणामों में भी वो कमी कर देगी। जैसे सीक्वेंस तो वही है, मंगल राहु र जी श। राहु की अंतर्दशा है, राहु की दशा निकल गई अशुभ, उसके बाद जी यानी गुरु की आ गई और उसके बाद शनि की आ गई। अब जो गुरु की दशा बीच में पड़ रही है, दोनों क्रूर दशाओं के बीच में तो दशा पड़ रही है, वो भी उतना अच्छा, गुरु की दशा है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी जितना कि उसको देना चाहिए। ये भी पॉइंट है। इसके बाद ये पॉइंट है कि अगर कोई ग्रह उच्चाभिलाषी है, डिग्री वाइज भी अच्छा है ना, उच्चाभिलाषी नीचाभिलाषी आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, सब तरह से अच्छा है, भाव भी अच्छा है उसका, तो वो अपनी अंतर्दशा में अच्छा परिणाम देगा, ठीक है। अब अगर ग्रह नीचाभिलाषी है, अस्त है, ग्रह युद्ध में पराजित है, इस तरह से कुछ पॉइंट्स है, अगर उन सब वो पॉइंट सारे एप्लीकेबल हो, शुभ दशा भी, शुभ ग्रह की दशा भी अशुभ हो जाएगी, वो अपने परिणाम देने में सक्षम नहीं रहेगी। अगर ग्रह नीचाभिलाषी है, अस्त है, सब कुछ है, लेकिन अगर उच्चाभिलाषी है, डिग्री वाइज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो अच्छे परिणाम देगी। अब अगर ऐसे में जो उच्चाभिलाषी है, सब कुछ है, शुभ ग्रह भी है तो ठीक है, अगर अशुभ ग्रह है तो वो अशुभ ग्रह उच्चाभिलाषी है, उच्च है, अस्त नहीं है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो सब उसमें अप्लाई हो रहे हैं। अशुभ प्लैनेट भी शुभ परिणाम देने में सक्षम हो जाता है क्योंकि उस प्लैनेट में पावर है उस। और अगर अशुभ है और मान लीजिए वो नीचाभिलाषी भी है, अस्त भी है, सब तरह से पीड़ित है, भाव से भी पीड़ित है, तो क्या होगा, और अशुभ परिणाम देगा। वैसे ही वो कहते करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, वो जो कहावत है कि अशुभ है और उसको ये भी सब हो गया, तो ये और ज्यादा वो दशा अशुभ परिणाम देगी। अंतर्दशा और अंतर्दशा को कनेक्ट करती है। महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों ही मान लीजिए अशुभ ग्रह हैं तो वो दशा अशुभ फल ही देगी। अब महादशानाथ अशुभ है, अंतर्दशानाथ शुभ हो गया, तो वो दशा स्टार्टिंग में कुछ खराब फल देगी, लेकिन जहां अंतर्दशा के शुभ परिणाम थोड़े समय बाद उसको शुभ परिणाम मिलने लग जाए। अब महादशानाथ अगर शुभ है, अंतर्दशानाथ अशुभ है,
तो पहले वो शुभ परिणाम देगी, लेकिन बाद में जाके उसके अंतर्दशा जो अशुभ प्लैनेट है उसके परिणाम मिलने शुरू हो जाए। इस तरह से महादशा और अंतर्दशा को कनेक्ट करते हैं। कौन सा भाव है, छठा आठवां भाव है, 12वां भाव है, कहाँ बैठा है, दशा लग्न में कहाँ बैठा है, वो प्लैनेट किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। आप लोग को ये अंतर्दशा और इसके पॉइंट समझ आए? बताइए, बोलिए तो सही भाई। यस मैम। है, समझ आ गए महादशा नाथ और अंतर्दशा नाथ का कैसे होता है, कैसे संबंध बनाया अपन ने, है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम? नो। बहुत अब अच्छा देखिए, समझ में आ रहा है दीदी। अब देखिए, राहु और केतु का भी बता देती हूँ। राहु और केतु, यदि राहु केंद्र में है और उसका त्रिकोण के स्वामी से किसी तरह हमेशा केंद्र और त्रिकोण का संबंध, चाहे वो क्रूर ग्रह हो, कहीं से भी कनेक्ट हो गया, वो बहुत अच्छा फल देगा। तो राहु अगर केंद्र में है, त्रिकोण से वही स्थिति युति किसी तरह से भी कनेक्ट हो गया, अच्छे फल देगा। त्रिकोण में है और केंद्र से कनेक्ट, केंद्रेश से कनेक्ट हो गया, केंद्र में है और त्रिकोण के लॉर्ड से कनेक्ट हो गया, अच्छा परिणाम देंगे। समझ आया आप लोग को ये कि राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण दोनों से कनेक्ट हो गए, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण त्रिकोणेश से संबंध कैसा, कनेक्ट कैसा होता है, वही स्थिति युति और दृष्टि, यही संबंध होता है। मान लीजिए उसकी युति है, त्रिकोण केंद्र में बैठा है और त्रिकोण लॉर्ड त्रिकोणेश उसके साथ बैठा है, तो भी वो अच्छा फल देगा। और ये अगर केंद्र में बैठ के त्रिकोण, त्रिकोण में बैठ के केंद्र, इस तरह से। इसके बाद अगर राहु तीसरे, राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पे रहते हैं, तो तीसरे, छठवें और 9वें में हो गया। अब तीसरे में अगर राहु होगा तो केतु 9वें में हो जाएगा, होगा या नहीं बताइए? तो त्रिकोण का संबंध हो गया, एक वहां त्रिशड आया लेकिन एक तरफ त्रिकोण हो गया, तो ये भी अच्छा परिणाम दे देगा। अगर छठवें में है तो 12 में होगा, और 12वां भाव, ये भाव के समय पढ़ने का होता है, 12वां, द्वादश और द्वितीय भाव ये सम होते हैं। इनका रिजल्ट देखने के लिए हम इनकी सेकेंड राशि को देखते हैं कि वो कहाँ है। तो अगर छठे में है तो 12वें में, छठे में राहु है तो केतु 12वें में है, तो ये सम हो जाएगा। दोनों भावों को कनेक्ट करना है। तीसरे में है तो 9वें में आ जाएगा, और अगर 5वें में है तो 11वें में आ जाएगा, तो 5 और 11 का संबंध हो जाएगा। 11वें में बैठा ग्रह और एकादशेश, इसको हमेशा अलग अलग देखिएगा, तो फिर वही त्रिकोण का संबंध हो जाएगा, है ना? जहां त्रिकोण कनेक्ट हो जाएगा वहां अच्छे फल देगा, और जहां 6-12 का हो गया वहां वो दोनों अपने समफल देने लग जाएंगे। ये सब चीजें हम कनेक्ट करेंगे। कभी भी एस्ट्रोलॉजी में एक चीज नहीं देखी जाती, जो मैंने बताया, दशा लग्न से अपन भाव काउंट करेंगे, सब चीजें कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे कि उस दशा का क्या रिजल्ट, अंतरदशा का। हमेशा छोटी छोटी अंतरदशा आती जाती हैं दशाओं में, और वो अपना रिजल्ट देती जाती है, कुछ अच्छा कुछ खराब। इसीलिए लाइफ में हमेशा अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कुछ बुरा आया, अंतरदशा अच्छी नहीं आई, खराब हो गई, अशुभ अंतरदशा आ गई, थोड़ा समय निकला, लेकिन फिर अपन संभल जाते हैं। उतनी देर में अंतरदशा कोई शुभ ग्रह की आ गई। इसीलिए लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अगर अंतरदशा ना देखें तो महादशा से अपन कुछ नहीं कर पाते, मतलब कोई रिजल्ट नहीं दे पाते। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट होता है कि जब किसी प्लैनेट की अंतरदशा स्टार्ट होती है, उस समय उस प्लैनेट की स्थिति देखिए कि क्या है। ये भी एक पार्ट है कैलकुलेट करने का, कि उस समय आप देखिए कि अंतरदशा जब स्टार्ट हो रही है तो वो प्लैनेट की स्थिति उस दिन कैसी है।
ट्रांजिट में, जब ट्रांजिट पढ़ेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे, उस दिन कैसी है और चार्ट में कैसी स्थिति में है वो अंतर्दशा। तो अगर वो वही चीजें स्वक्षेत्री है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का है, उच्च का है, इस तरह से वर्गोत्तम है, पुष्कर नवांश में है, पुष्कर नवांश के प्लानेट वर्गोत्तम है और नीच का है, तो भी दोनों जगह नीच का हो रहा है तो भी वो प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है। खराब नीच का रिजल्ट नहीं देखता, वर्गोत्तम का रिजल्ट दे देता है। पुष्कर नवांश का प्लैनेट अगर अंतर्दशा आ गई, वो बहुत अच्छा पुष्कर नवांश का आंख बंद करके कह देंगे कि ये पुष्कर नवांश में है, जो मैंने आप लोग को पढ़ा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, ये पुष्कर नवांश ये होता है, इसका रिजल्ट ऐसे निकालते हैं अपन, सब चीजें काउंट करते हुए अपन निकालते हैं। राहु केतु का एक अलग हो गया, केंद्र और त्रिकोण का संबंध, 6, 8, 12 का संबंध, इस तरह से अपन देखेंगे कि दशानाथ और महादशानाथ अंतरदशानाथ का क्या संबंध है। ये अपन ने महादशा और अंतरदशा निकाली। इसके बाद अपन प्रत्यंतर दशा देखेंगे। प्रत्यंतर दशा वही उसी तरह से देखेंगे कि अंतरदशा में पहली प्रत्यंतर दशा उसी की आएगी, फिर उसके बाद वही सीक्वेंस जो मैंने लिखा है, केशु अचंभो वाला ही अपन को राजी शबु, ये याद कर लीजिए आप लोग सब। ये दशा में बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते प्रिडिक्ट करते समय ये बार बार बोलते हैं ऐसा। प्रत्यंतर दशा भी वही आएगी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कनेक्ट कीजिए। ये है रूल्स हैं, इनको कैसे अपन ने लगाना है कि दोनों का क्या कनेक्ट, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। और छोटा छोटा रूप, जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ, किसी की शादी आपको कैलकुलेट करनी है कि कैसे हो। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, शादी कब हो। अब आपने देख लिया कि गुरु, अभी जो मैं बताऊंगी आगे ट्रांजिट गुरु और शनि की, पहले आपने दशा कनेक्ट कर ली, कहीं अंतरदशा नहीं आ रही है प्रत्यंतर दशा में। अब गुरु की देखेंगे महादशा, फिर उसमें अंतर प्रत्यंतर दशा। मान लीजिए शनि की दशा चल रही है, तो 19 साल शनि की दशा में शादी, राहु को ब्याह बोलते हैं, शादी होती है। गुरु और शनि, गुरु की आशीर्वाद और शनि की आज्ञा के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। अब आप शादी को देख रहे हैं, आपने ये बोल दिया कि 13 महीने का 12 महीने का गुरु का पीरियड आ गया, ट्रांजिट में आता है। आपने पहले दशा देख ली, और दशा देख के फिर उसको और कम करने के लिए, मान लीजिए दशा में भी नहीं आ रहा, अंतर दशा में भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तब आप प्रत्यंतर दशा में जाएंगे और गुरु और शनि को देखेंगे कि गुरु और शनि की प्रत्यंतर दशा कब आ रही है। पीरियड छोटा होगा, लेकिन अपने को शादी के लिए प्रिडिक्ट करना है, तो वो तो बता सकते हैं ना। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट करते जाते हैं, और उससे अपन इन दशाओं से अपन इवेंट को निकालते हैं। इवेंट कब होगा, बच्चा कंसीव करना है, कंसीव हो गया, लेकिन डिलीवरी कब होगी, तो अपन छोटी छोटी प्राणादशा, सूक्ष्म दशा, प्राणादशा तक जाएंगे। इंटरव्यू है, किसी को बाहर जाना है, किसी को, ये सब चीजें देखने के लिए ये दशाएं छोटी छोटी होती जाती हैं। महादशा, प्रत्यंतर, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राणादशा। इन सबको कनेक्ट करने में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एक जो होता है, वो होता है हमारा ताराबल, जो हम जरूर देखते हैं। महादशा से अंतरदशा कनेक्ट करते हैं तब जरूर देखते हैं, अंतरदशा से प्रत्यंतर दशा कनेक्ट करते हैं तो भी देखते हैं। हर जगह हम इसका प्रयोग करते हैं, जो टोटली नक्षत्र पे डिपेंड करता है। हर नक्षत्र, 3 नक्षत्र का एक 3 नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है, जैसे अश्वनी, मघा, तुला, इनका हो गया केतु, इसके बाद शुक्र जो मैंने उस दिन बताए थे। जो ताराबल होता है वो हम देखते हैं हमारा जो जन्म नक्षत्र होता है, जन्म नक्षत्र पहला होता है हमारा, ये फर्स्ट हो गया। मान लीजिए किसी का भी अश्वनी नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अपन ट्रांजिट में भी बहुत देखते हैं और दशा में भी देखते हैं।
अब जन्म नक्षत्र ये हो गया, ये जो पहला होता है ये हो गया अपना जन्म नक्षत्र। ये फर्स्ट हो गया, इसको बोल दिया जन्म नक्षत्र। अब इसके बाद जो सेकेंड नक्षत्र होगा उसको बोलते जन्म, ये होता है संपत। इसको बहुत ध्यान से, ये बहुत अच्छे से समझने की चीज है। जन्म हो गया संपत, जन्म संपत विपत। थर्ड, ठीक है, एक मिनट निकाल। पहला जन्म संपत विपत और शेम। फोर्थ प्रत्यारी, इनके नाम अलग अलग भी दिए रहते हैं। फिफ्थ जन्म संपत विपत शेम प्रत्यारी और हाँ साधक, जो दूसरे नाम है वो भी मैं बता दूंगी आप। वध, विनाश, सेवंथ मित्र और अति मित्र। बोर्ड दिख रहा है? अति मित्र या परम मित्र, सबको बोर्ड दिख रहा है? क्लियर? क्लियर क्लियर। हाँ, तो जो हमारा जन्म नक्षत्र है, कोई भी अश्वनी नहीं, जो भी जन्म नक्षत्र है, पहला जो होगा वो जन्म नक्षत्र कहलाएगा। उसके बाद वाला जन्म, फिर दूसरा संपत, ये नक्षत्र शुभ होता है। थर्ड आता है विपत, ये अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम लाता है अपनी लाइफ में जन्म नक्षत्र से। ये हर जगह आप जब दशा काउंट करेंगे तो भी देखेंगे, दशा से अंतरदशा देखेंगे तो भी जन्म नक्षत्र देखेंगे, और अंतरदशा नाथ का नक्षत्र देखेंगे, महादशा नाथ से उसको कनेक्ट करेंगे, और हर चीज में लग्न का जन्म नक्षत्र अपन जरूर देखते हैं, क्योंकि लग्न जो लॉर्ड है वो हम खुद हैं। महादशा नाथ से भी उसका कनेक्शन देखेंगे और जन्म दशा से भी देखेंगे, जन्म नक्षत्र से भी देखेंगे कि जब हम पैदा हुए थे वो हमारा जो जन्म होता है जन्म नक्षत्र। सेकंड संपत, थर्ड विपत, चौथा शेम, फिफ्थ प्रत्यारी, साधक, विनाश, मित्र, अति मित्र। अब ये 9 प्लैनेट ये हो गए, ये अपने जन्म नक्षत्र से ये अपन ने काउंट कर लिए, ये 9 प्लैनेट आ गए। इसके बाद 9 के बाद में 10वां जो होगा फिर वही रिपीट हो जाएगा, अपना जन्म नक्षत्र नहीं होगा लेकिन उनका लॉर्ड वही होगा जो 10वें नक्षत्र का होगा, तो उसको भी अपन ऐसी करेंगे। इसको बोलते हैं द्विजन्म या अनुजन्म, मतलब ये हमारे जीवन का सेकंड पार्ट, क्योंकि ये 9 प्लैनेट अपन ने कर लिए। इसके बाद में आ जाएगा 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 18। इसको बोलते हैं, ये जो होता है ये कर्माक्ष, इसको अनुजन। एक पूरा साइकिल पूरा हो गया। अब जो इसका होगा, इसका जो स्वामी होगा, लॉर्ड होगा, वो इसका भी होगा, जो इसका होगा वो इसका भी होगा, क्योंकि 9 के बाद 10वां वही आ जाएगा। ये होता है अनुजन, या इसको बोलते हैं ये सेकेंड अपना प्रयास शुरू हो गया। इसके बाद 18 हो गए, इसके बाद 19 से या थर्ड हो जाएगा, इसको बोलते हैं त्रिजन्म या आधान, है ना। 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27, ये अपने 27 नक्षत्र हो गए। अभिजीत को नहीं अपन इसमें इंक्लूड करते, क्योंकि अभिजीत तो श्रवण उसमें अंदर ही होता है, अलग से नहीं करते अपन इस पर। ये अपने होते हैं। अब ये जो है इन तीनों का स्वामी मान लीजिए ये है, तो इनका 1 10 और 19 ये जन्म नक्षत्र, लेकिन इसका स्वामी भी वही होगा जो हमारा, और इसका भी जन्म, अनुजन्म और त्रिजन्म, लेकिन इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, इनके प्रिडिक्शन में चेंज हो जाता है। फर्स्ट जो होता है
सम होता है। सेकंड होता है संपत है, सेकंड 11 और 20 ये होता है संपत होता है, ये शुभ होता है अपने, है ना। इसके थर्ड होता है 13, 12 और 21 ये विपत होता है, जो अच्छा नहीं होता। ये आप जब शादी करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर, अपना बिजनेस पार्टनर, सब में ये लगा के देखते हैं कि हमारा, इसको बोलते हैं तारा मिलान, तारा बल। उसके बाद फोर्थ हो रहा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया शेम, 4, 13 और 22 ये भी, ये जो होता है ये शुभ होता है, इस शेम होता है। फिफ्थ होता है प्रत्यारी, 5, 14 और 23, 4, 14 और 23, 4, 13, ये 4, 14 और 23 है ना। ये होता है, इसको विनाश भी बोलते हैं, प्रत्यारी भी बोलते हैं, ये अशुभ होता है। इसके बाद होता है साधक, 6, 15 और 24 ये तीनों ही अच्छे होंगे। जन्म नक्षत्र से 6वां, जन्म नक्षत्र से 15, जन्म नक्षत्र से 24। 7th हो गया विनाश, वध, विनाश नाम से पता चल रहा है, 16 और 25, 7, 16 और 25 ये अच्छा नहीं होता, ये अशुभ होता है। 8th जो तारा होता है, नक्षत्र होता है मित्र, 8, 17 और 26 मित्र अच्छा होता है। जो मैं भी आपको बता रही थी ना कि देखेंगे मित्र है कि ये सब अपन जब दशा से अंतरदशा लगाएंगे तो भी देखेंगे, महादशा नाथ का भी देखेंगे। और अति मित्र 9, 18 और 27, परम मित्र, अति मित्र, या इसको 7 को विनाश या वध भी बोलते हैं कई लोग, ये अलग अलग नाम होते हैं। इस तरह से ये 8 का लॉर्ड एक ही होगा। ये तारा बल है जो एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप दशाएं देखेंगे। अब मान लीजिए जो आपकी महादशा नाथ है, उससे अंतरदशा नाथ का नक्षत्र 5th तारा है, तो क्या होगा? अच्छी नहीं जाएगी ना, 3, 5, 7 अच्छे नहीं होते। लग्नेश से भी देखेंगे, जन्म नक्षत्र से भी देखेंगे अंतरदशा का, और महादशा नाथ से भी अंतरदशा नाथ का हम नक्षत्र देखेंगे, और नक्षत्र से हम निकालेंगे कि ये दशा कैसी जाएगी। एक तो हम वो देख लेंगे कि उसका भाव कौन सा है, उसके बाद में ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने का। ये कई चीजों में अपन इसको देखते हैं, कई जगह अपन देखते हैं कि कैसे होगा। जन्म नक्षत्र जो नक्षत्र है वो तो ठीक फल देगा ही, जो मैंने ये बताया 3, 5, 7 को छोड़ के बाकी शुभ फल देंगे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जन्म नक्षत्र 2, 4, 6, 8 के स्वामी से 6, 8, 12 में स्थित ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में अशुभ फल देंगे। अब आप देखिए 2, 4 और 6, 8 क्या वो शुभ है या अशुभ है? बताइए। 2, 4, 6, 8 शुभ है मैम, शुभ है, शुभ है। लेकिन 2, 4, 6, 8 के नक्षत्र के स्वामी से 6, 8, 12 में बैठे ग्रह ये तो शुभ हो गए, लेकिन इनके जो स्वामी हैं उनसे जो प्लैनेट 6, 8, 12 में बैठे हैं, मतलब शुभ भाव, शुभ नक्षत्र और अशुभ भाव, एक ये चीज ध्यान रखने की है। शुभ नक्षत्र और अशुभ भाव तो वो अशुभ फल देते हैं। 2, 4, 6, 8 नक्षत्र के स्वामी से 6, 8, 12 में बैठे ग्रह अपना अशुभ फल देंगे। और जन्म नक्षत्र के अशुभ नक्षत्र, ये ध्यान देना है, जन्म नक्षत्र के अशुभ नक्षत्र वो कौन से हो जाएंगे? 3, 5, 7 हो गए ना। जन्म नक्षत्र से अशुभ नक्षत्र के स्वामी से 6, 8, 12 में बैठे, यानी अशुभ नक्षत्र है और अशुभ भाव आ गए, तो वो दशा अंतरदशा में, जैसे आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो शुभ फल देते हैं। ये बड़ा अच्छा रूल है कि अगर दोनों ही अशुभ नक्षत्र आ गए और अशुभ उन नक्षत्र के स्वामी
और उनके जो भाव है वो भी 6, 8, 12 आ गए, वो अपनी दशांतर दशा में शुभ फल देने लगे। इसको आप अगर बहुत डीपली कैलकुलेट करेंगे तो वो पता चलेगा कि क्यों शुभ फल दे। ये बहुत डीप कैलकुलेशन है, लेकिन ये अपने को बस इतना याद रखना है कि अगर शुभ नक्षत्र हैं और उनके शुभ नक्षत्र जो हैं उनके स्वामी उनसे 6, 8, 12 में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे वो अशुभ फल देंगे, और अशुभ नक्षत्र हैं उनके स्वामी से जो 6, 8, 12 में भाव में प्लैनेट बैठे होंगे वो अपना शुभ फल देने लगेंगे। दोनों अशुभ हो गए तो शुभ फल देने। समझ आ गया आप लोग को? ये ताराबल समझ आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। मैम हम ये जन्म नक्षत्र से देखेंगे ना? ये जन्म नक्षत्र है अपना, ये जन्म चंद्र नक्षत्र है, नक्षत्र से भी देखते लेकिन हैं। इसमें ये नहीं देखना है आपको कि अश्वनी ही जन्म नक्षत्र है। जो आपका जन्म नक्षत्र है उससे काउंट करिए। जी मैम, लेकिन उसमें हम चंद्र नक्षत्र देखते हैं या जन्म के समय का जन्म नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र ही जन्म नक्षत्र कहलाता है, कभी लग्न नहीं का नक्षत्र नहीं गिना जाता। जन्म नक्षत्र मीन्स चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वही। इसीलिए इसीलिए चंद्र राशि को अपन इतना इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि जन्म नक्षत्र पे बहुत चीजें डिपेंड करती है। ये है आज का। अभी जैसे मेरे पास एक कुंडली आई थी, कुछ समय हो गया, दुबई से एक कुंडली आई थी, 4-6 महीने हो गए। वो ये बोलने लगे कि वो उसका जन्म वो मूल में हुई है, इसमें मघा में, रेवती में हुई है वो। अब मैंने उसका देखा तो मैंने कहा ये तो कहीं से आ ही नहीं रहा, उसका जन्म नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र तो नहीं आ रहा था वो। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये तो नहीं है। वहां के पंडित ने बोला कि वो बहुत लंबी पूजा होगी क्योंकि ये मूल में हुई है बच्ची। फिर उसकी मदर का आया, फिर उसकी मौसी का आया, फिर उसके नाना जी का आया। मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हो रहा है कि हम मूल भी जन्म नक्षत्र से काउंट करते हैं। अब मैं ये देख रही हूँ कि नहीं, वो बोले नहीं पूजा करनी पड़ेगी। फिर जब बार बार सबका फोन आया तो देखिए, मैंने कहा मेरा जो स्टेटमेंट है आप बार बार पूछेंगे तो वो चेंज नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर आपके मन में संशय आ गया है तो आप पूजा करवा लीजिए, नहीं तो आपको हमेशा ही लगता रहेगा कि हमने ये पूजा नहीं करवाई क्योंकि वो पंडित जी ने बोल दिया उनको ऐसा। तो ये हर जन्म नक्षत्र ही बहुत इम्पोर्टेंट, यानी जन्म नक्षत्र वही होता है जो हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र, बस यही हमारा जन्म नक्षत्र। काउंट करिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। सब अपने अपने जन्म नक्षत्र को काउंट करिए और कौन कौन सा कहाँ कहाँ। ये एक का मतलब ये नहीं है कि अश्वनी, इसमें आपका पुनर्वसु भी हो सकता है, मृगशिरा भी हो सकता है, आद्रा भी हो सकता है, रेवती भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो रेवती वाले हैं तो रेवती उनका जन्म नक्षत्र होगा, उसके बाद अश्वनी संपत होगा, ठीक है, भरनी विपत होगा। ऐसे ही काउंट करना है अपने जन्म नक्षत्र से। तो एक टेबल बनाइए, काम करिए, होमवर्क अपना जन्म नक्षत्र से काउंट करिए कौन कौन से नक्षत्र है। अब जो मेरा मेन था ये तो मैं बता रही हूँ, लेकिन मेरा जो मेन था आप लोगों को अंतरदशा और दशा कैलकुलेट करने का, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर महादशा नाथ का 1 और अंतरदशा नाथ का नक्षत्र 5 है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसमें मान लीजिए फिर वही एवरेज लगाती जाइए, मान लीजिए अशुभ भी हो गए प्लैनेट, मान लीजिए वो अस्त भी हो गया, उस हिसाब से वो दशा आपको प्रॉब्लम देती जाएगी। अब मान लीजिए जन्म नक्षत्र से 10 है और ये 16 है या 25 है तो आपका विनाश आ गया, वही बात हो जाएगी, है ना। 26 आ गया, 26वां नक्षत्र आ रहा है आपका, जन्म नक्षत्र से 26वां नक्षत्र मित्र ही माना जाएगा। वो आपको, अगर आपका दशानाथ और अंतर दशानाथ का ये निकालिए और ऐसे कनेक्ट करिए तो वो आपको अच्छा फल देगा। फिर उसमें आपको वो देखना है कि अगर वो स्वराशि का है, उच्च का है, पुष्कर नवांश में है, वर्गोत्तम है, जैसे जैसे उसके प्लस पॉइंट बढ़ते जाएंगे दशा की पॉजिटिव शुभ प्रभाव बढ़ते जाएंगे। अशुभ हो गया, यहाँ शुभ है और जगह अगर नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं उतना उतना कट होता जाएगा।
कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर ऐसा हो गया तो पूरी दशा बेकार हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। हर तरह से कैलकुलेट करके फिर हम निकालते हैं। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन अंतर्दशा में, शादी में जब लगाते हैं तो भी लगाते हैं कि दोनों का नक्षत्र कन्या के वर्ष से काउंट करके फिर उसको डिवाइड करते हैं, वर्ष से कन्या तक करते हैं, और दोनों तरह से 3 नंबर होते हैं, ये ऐसे काउंट करते हैं। कभी कोई बिजनेस पार्टनर बनाने लगता है उस समय भी ये देखते हैं, और अंतरदशा में देखते हैं कि महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ का कौन सा नक्षत्र आ रहा है, लग्नेश का नक्षत्र कौन सा है, और अंतरदशा नाथ का नक्षत्र कौन सा है। हमेशा अपन लग्न को सिर्फ इसीलिए काउंट करना पड़ता है क्योंकि लग्न हम खुद है, हमारी पर्सनैलिटी है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो मान लीजिए वह तारा आ गया, लग्नेश से कनेक्ट हुआ, तो हमारे शरीर को आएगी बीमारियां, है ना। इसीलिए कभी भी कोई इवेंट अपन देखते हैं तो उसमें अपन अपनी लग्न और लग्न लॉर्ड को जरूर इंक्लूड करते हैं। कोई भी इवेंट देखते हैं क्योंकि हम जब अगर मान लीजिए किसी जातक की शादी होनी है तो जातक को तो है होना ही पड़ेगा ना इन्वॉल्व, बच्चा होना है तो भी चाहिए, जॉब लगनी तो भी चाहिए, इसीलिए लग्नेश को जरूर हम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जो हम दशाएं देखते हैं वो टोटली जन्म नक्षत्र पे होती है, और जन्म नक्षत्र मीन्स चंद्रमा का नक्षत्र। ये हमेशा याद रखिएगा। आगे आगे जो आप कुंडली देखेंगे उसमें ये चीजें आती हैं। ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है क्योंकि आजकल कुछ ऐसे भी हैं जो करना चाहते हैं, करते हैं, उस समय आपको ये जो नॉलेज है ये बहुत काम आती है हमारी, कि हमने ये पढ़ा है और ऐसा नहीं हो सकता। तो ये समझ आ गया होगा तारा आपको सबको। आज आप लोग को एक बात बता रही हूँ, अभी आप लोग आगे बढ़ेंगे, कुंडलियां देखेंगे। जो आज की टिप है वो बता रही हूँ कि आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कुंडलियां देखते जाएंगे। कुछ अपने लिए एनर्जी आपको अंदर रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। कुछ माला अपना गुरु मंत्र की या कोई भी माला करिए, कुछ भी करिए, थोड़ा सा अपने लिए। आप बताइए, अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट देने जा रहे हैं तो आपके पास भी तो बैंक बैलेंस होना चाहिए ना। तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ता है अपने को, एस्ट्रोलॉजर्स को। सेकंड, बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ता है जब हम कुंडली देखते हैं। अधिकतर और जनरली मेरे मुंह से तो निकल ही जाता है जब मैं किसी को प्रॉब्लम में देखती हूँ कि नहीं नहीं ये काम ठीक हो जाएगा, ऐसा तो हो जाएगा। कल मेरे पास एक कुंडली आई थी, वो लेडी 39 ईयर्स की है और वो मेरे से क्वेश्चन कर रही कि मेरे बच्चा होगा कि नहीं। इतने अजीब क्वेश्चन थे कि मैं खुद परेशान हो गई उसके लिए, कि कहीं से कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है उसको, कहीं से नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वो पूछ रही थी। तो कई बार ऐसे, और इतनी दुखी थी, बार बहुत रो रही थी कि क्या है, कुछ तो उपाय बता दीजिए। अब मैं उसको ये भी नहीं बोल पा रही थी कि कुंडली में मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है पॉजिटिव साइन, मैं कैसे बोलूं। कई बार अपन इतनी भावनाओं में बह जाते हैं, रोने लगते हैं लोग, तो हमारे मुंह से निकल जाता है कि ये काम चलिए आपका हो जाएगा ये काम। और कई बार ऐसा होता है कि वो काम हो भी जाता है क्योंकि ज्योतिष को देवज्ञ बोला जाता है, लेकिन वो काम होता है आपके पुण्य में से कट जाते हैं पुण्य, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। हमें कभी ये नहीं बोलना है कि काम हो जाएगा, हमेशा ये बोलना है भगवान चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। हमेशा आपको भगवान से कनेक्ट करना है। कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को ये नहीं बोलना चाहिए कि 100% ये काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम भगवान नहीं है। तो आप लोग जब कुंडलियां देखेंगे तो मेरी एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ये बोलना है कि हाँ जी आप भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज का समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये 9th जो है ना, अति मित्र, वो शुभ है ना? हाँ शुभ है, अति मित्र है, परम मित्र है, शुभ है। 3, 5, 7 ये याद कर लीजिए। ऑड नंबर जो है 3, 5, 7 ये अशुभ है। इसका भी चार्ट है, वो मैं भेज दूंगी नोट्स में कौन से शुभ है, लेकिन अपने को एक जनरल 3, 5, 7
7वां तारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है, वो विनाश या वध कहते हैं उसको, तो वो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनके वाहन भी होते हैं, वाहन से भी पता चलता है, जो इनकी जो कहते हैं ना सवारी है वो भी ऐसी होती है जिनसे भी पता चल जाता है कि ये क्या अपना फल देते होंगे तारे। लेकिन ये रिपीट होते हैं, ये जन्म अनुजन्म त्रिजन्म बार बार ये रिपीट होते हैं अपने। तो आप लोग को सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? मैम तो मेरा डाउट वही था कि हमें जन्म नक्षत्र को बिल्कुल नहीं छूना है। जन्म नक्षत्र को नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। हमें सिर्फ अपने चंद्र नक्षत्र से कैलकुलेशन करना है। चंद्र नक्षत्र से कैलकुलेशन। और अगर आप ये बोले कि कुछ भी शुभ कार्य कर रहे हैं और 3, 5, 7 के नक्षत्र में आ रहा है तो हम ये मान के चले कि वो अशुभ है। हाँ, नहीं देखिए, जब शुभ काम करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, जबकि अपना सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, उस समय भी अपन यही देखते हैं, नक्षत्र तक जाने की जरूरत नहीं होती। अभी अपन ट्रांजिट में ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 4, 8 और 12 अपनी राशि से, अपने चंद्रमा से इन भावों में चंद्रमा नहीं होना चाहिए उस दिन ट्रांजिट का। बस सिर्फ ये देख लीजिए, बहुत छोटा 4, 8, 12 अपनी जो आपका जन्म राशि चंद्र राशि है उससे देख लीजिए कि आपका, जैसे आपके पास कोई कुंडलियाई की सर्जरी करवानी है, प्लांट वे में करवानी है, कब करवानी है देख लीजिए। किसी ने बोला दुकान खोलनी है, मुहूर्त के बहुत तरीके, लेकिन एक शॉर्ट जो तरीका वो मैं ये बता रही हूँ कि 4, 8, 12 8वां चंद्रमा अभी ट्रांजिट में आपको बताऊंगी और आप खुद महसूस करेंगे। 8वां चंद्रमा जब हम लोग उधर गए, मैं अटैची को ये कह रही है भाई 8वां चंद्रमा किसका है, तो ये चंद्राष्टम कहलाता है। सब कुछ वही रहता है लेकिन अपना मन अजीब सा हो जाता है, खिन्न हो जाता है। जब आप लोग पढ़ लेंगे या आप लोग ने पहले पढ़ा होगा, खुद महसूस करिएगा कि अपनी राशि से जब 8वें चंद्रमा, हमारे चंद्रमा से ट्रांजिट का चंद्रमा 8वें भाव में आएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं कि अब अगर आपने शादी है, कोई बिजनेस खोला उस समय, तो आप नक्षत्र से, लेकिन एक सिंपल वे में अगर किसी ने आपसे एकदम से पूछा कि ये काम करना है, आप देख लेंगे कि ये ठीक है, ये ऐसे ये 4, 8, 12 में चंद्रमा नहीं आ रहा, तो आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, कोई भी मुहूर्त या कुछ भी, कोई भी काम। ये आप ये आपका कि चंद्रमा जहां से बैठा है वहां से 4, 8, 12 में अशुभ हो जाए। चंद्रमा जहां बैठा है और आज का ट्रांजिट का चंद्रमा, आपका चंद्रमा जहां बैठा है, मान लीजिए आपकी मेष राशि है, तो उससे देखेंगे कि आज चंद्रमा कहाँ है, क्या वो 4, 4थे भाव में, 8वें भाव में, कर्क में, वृश्चिक में या मीन में। 4, 8, 12 ये देखना है। मुहूर्त में लगाइए, किसी चीज में भी लगाइए, अपने आप को देखिए, अपने मन को देखिए, क्योंकि चंद्रमा मन है, परिस्थितियां सब वैसी रहती हैं, लेकिन और सबसे ज्यादा जो कठिन, जो परेशानी देता है वो अष्टम भाव का चंद्रमा। अष्टम भाव, कहीं जा रहे हैं, बहुत देखते हैं हम लोग, तो कहीं जा रहे हैं, गए, गाड़ी पंचर हो गई, इतने परेशान होते हुए घर आ गए, फिर घर आके देखते हैं अरे आज तो ये चंद्रमा अष्टम भाव में, तभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिना बात के किसी से बहस हो जाएगी और मन परेशान हो जाएगा, या कुछ भी नहीं होता। मैंने तो यहाँ तक फील किया कि कुछ भी नहीं होता और फिर भी मन परेशान हो जाता है, एकदम बुझा बुझा सा। कई बार आप लोग ने ऐसा महसूस किया होगा कि एकदम ऐसा लगता है कि अरे आज पता नहीं क्यों मन बड़ा परेशान सा लग रहा है। उस समय आप देखिएगा ट्रांजिट का चंद्रमा कहाँ है, सबसे ज्यादा अष्टम, चंद्राष्टम जो होता है वो परेशान करता है। 4था और 12 भी करता है, लेकिन वो अष्टम चंद्रमा बहुत ज्यादा परेशान करता है। अष्टम इमोशनली हमको तकलीफ देता है, तकलीफ सडन है ना, अचानक है अष्टम भाव, है ना। और चंद्रमा वैसे ही जल्दी जल्दी मूड स्विंग होते हैं चंद्रमा के, तो जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी चलने वाला प्लैनेट है, तो क्या होता है उसकी, फिर वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मन एकदम, 8वां भाव है पाताल गहराई, चंद्रमा है मन, बिना बात के हम कहाँ से कहाँ सोच जाएंगे, जो कहीं कनेक्ट ही नहीं है हमारी लाइफ से, लेकिन हम सोचते जाते हैं क्योंकि मन
कि उड़ान तो कहते हैं ना कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। इस तरह से देखते हैं। अब अपन जब ट्रांजिट में पढ़ेंगे ना शुभ भाव अशुभ भाव, तब बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। और चंद्रमा पर को ये बहुत जरूर अच्छा पॉइंट दे दिया मैम आपने, कौन सा 4 8 12 चंद्रमा 4 8 ट्रांजिट 12 का, वाला। ये बहुत इजी है। देखिए आप पंचांग देखेंगे, ठीक है, अगर आपको करना है मुहूर्त का करेंगे, सब निकालेंगे, लेकिन एक बहुत जल्दी आपको अगर बताना है तो आप ये देख के बता सकते हैं 4 8 12 में, बस ये देख लीजिए। ठीक है, तो हो गया आज का। कहीं भी बैठा हो चंद्रमा, वो उससे हमें कनेक्ट वो नहीं, मतलब नहीं देखना है हमें, अपने सिर्फ को ट्रांजिट का चंद्रमा है। अपने को जहां चंद्रमा अपने अपनी लग्न में अपनी कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है, बस उससे काउंट करना है। हमें ये बस, मतलब नहीं है कि वो चौथे भाव में कि 8वें भाव में, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस 2 चंद्रमा देखने हैं, नेटल चार्ट का चंद्रमा और ट्रांजिट का चंद्रमा, दोनों को कनेक्ट करना है। बाकी चाहे वो चौथे भाव आपके नेटल चार्ट में चौथे में हो, 6वें में हो, 8वें में हो, वही राशि, बस अपने को एक राशि पकड़नी है उसकी। कर्क में बैठा है तो कर्क से काउंट करेंगे, कन्या में बैठा है तो कन्या से काउंट करेंगे। आप बस एक देख लीजिए कि आपकी राशि कौन सी है, एक बार आप देख लीजिए जी कि कन्या राशि है कि मकर है कि कुंभ है, जो भी राशि है उससे आप चंद्रमा को, ट्रांजिट का चंद्रमा आप काउंट करते जाइए बस। ओके। आप अपना मन देख सकते हैं, आप मुहूर्त निकाल सकते हैं। ये अब खूब कुंडलियां देखते हैं, खूब आते हैं मुहूर्त निकालने को, है ना, तो अपन इजीली बता सकते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर्जरी कब करवाएं या शॉप खोलनी है तो कब खोलें। तो सबसे इजी वे में अपन बस जिसके नाम से शॉप खोलनी है, मकान की रजिस्ट्री होनी है, उससे देख लेंगे कि उसका चंद्रमा 4 8 12 में ना हो। ठीक है, ओके तो ओके, मुझे उम्मीद है थैंक आप यू लोग मैम। को ये ताराबल ये सब समझ बहुत आ गया होगा। ये इम्पोर्टेंट बहुत चीज है। अच्छे। अपने अपने जन्म नक्षत्र से लगाइए कि आपके कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए फेवरेबल है, कौन से आपके लिए अशुभ है, कौन से शुभ है। ठीक है, तो आज तजिंदर जी आज की क्लास फिर पवन जी करें। नमस्कार अलका जी, नमस्कार, आप आप पढ़ा हैं रहे थे तो मैं, हाँ मैं हूँ। आज आप आप लेट हो पढ़ा गए। रहे हैं तो मेरा थोड़ा सिस्टम आज प्रॉब्लम दे रहा है, अच्छा ठीक तो है। इस करके फिर राहु मैंने राहु राहु इफेक्ट है सीमा जी। राहु बुध, बिल्कुल बुध बिल्कुल। बुध से कनेक्ट आज करिए। आज दोपहर से ही परेशान हो रही हूँ इस सिस्टम की वजह से, मैं बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैंने देखा, मैंने बोला भी कि हाँ सीमा जी आई नहीं है। नहीं 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 मैं तो थी उस वक्त भी थी, पर फिर मैं वहाँ लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करके फिर मैं अब मोबाइल पे आना पड़ा, अच्छा क्योंकि ठीक है। वहां से भी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। अच्छा अच्छा, तो आज आफ्टरनून से ही बस ये सब चल रहा है। मैंने कहा आप क्लास ले लेंगे, तो बहुत ही अच्छी रही क्लास और थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी ज्ञान मिला आपसे। बस ये है, समझ आता जाए, जो समझ नहीं आए वो पूछ लीजिए, अच्छे से समझ आता जाए बस। मैं भी सभी पार्टिसिपेंट से यही बोलना चाहूंगा कि अगर कोई कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कहीं समझ नहीं आ रहा, तो आप इमीडिएटली पूछ लीजिए। और कुछ अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ भी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप क्लियरली आप मैम को बता सकते हैं, ताकि बिल्कुल वो बताइए। हाँ बिल्कुल क्लियरली बताइए, फ्रैंकली बताइएगा, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, सीधी सी बात है ये। पता है आप लोगों को पता है स्टूडेंट भी एक गुरु होते हैं हमारे। वो बिल्कुल मैम। हमसे जब पूछते हैं हम उस हिसाब से आपको अपने आप को, कहीं हमें कुछ, आप लोग को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए हर कोई इंसान ये समझता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो बहुत अच्छा, लेकिन उसको अपनी कमी नहीं पता होती। अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे बताइए, आप 100% मैं आपको वही वैसे ही बताऊंगी जैसा आप चाह रहे हैं। और अगर समझ आ रहा है तो अपन ऐसे ही चलते रहे। तो प्लीज आप अपने फीडबैक दे दीजिएगा, ग्रुप में दे दीजिएगा, जो भी होगा। जो भी है हाँ वो बताइए और अपन इस तरह से आगे चलते जाएंगे। जी। और अब करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति। जय गणपति। थर्सडे को मिलते हैं, बताइएगा। बस इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में, कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है, आप लोग को सीख रहे हैं, वो बताइएगा।
और आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन है तो ग्रुप में डाल दो। देखिए क्वेश्चन दो ही कंडीशन, या तो बहुत अच्छे समझ आ जाता है तो कोई क्वेश्चन नहीं होते बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। और या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं होते। दो तब तो बिल्कुल कंडीशन नहीं होता मैम, कोई क्वेश्चन नहीं होता जब समझ में नहीं आता। है। क्या हुआ? तब समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं होता, जब पूरा समझ आ जाता है तो भी क्वेश्चन नहीं होते, है ना। तो दोनों कंडीशन है। तो अब आप बताइए कि आप लोग बताएंगे मुझे कि क्या है, कि पूरा ऊपर से निकल रहा है या पूरा समझ आ रहा है। नहीं नहीं, सब अंदर जा रहा है मैम। अंदर जा रहा है, बस अंदर ही जाना चाहिए, अंदर ही जाना चाहिए बस, है ना। और भी कुछ है तो अपन इसको इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी क्लास है मैम। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए फिर शुभ रात्रि। Thursday को मिलते हैं। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट।